दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, राइट। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी कि धार्मिक, ठीक है, जिन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था वो लिख लीजिए, धार्मिक प्रवचनों में उपस्थित होने का अधिकार, उपस्थित होने का अधिकार। अच्छा, वैसे तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था, बट इन केस नहीं किया तो आप लोग वापस आ जाइए, ठीक है, क्योंकि आफ्टर वीक ये क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है, 2 क्लासेस होती हैं पॉलिटी की, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा सा रिवीजन भी लेकर चलना है। देखो आर्टिकल 28 में बात क्या कही गई थी, मैंने कहा था आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स रटने हैं आर्टिकल 28 को लेकर। मैंने आपसे पहला कंसेप्ट ये बताया था लास्ट टाइम कि कोई भी एक हमारे पास में ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना जो स्टेट फंड है, इसकी जो स्थापना है वो स्थापना किसी स्टेट फंड के द्वारा जो है किया गया है। मतलब मान लीजिए कि एक कोई ऐसा विद्यालय है, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें राज्य सरकार ने क्या किया है, फंडिंग किया, राज्य सरकार ने पैसा दिया है। तो स्टेट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पर किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, राइट। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के भीतर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई संस्थान जो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, स्टेट के द्वारा फंडेड है, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार के आप वहां पर क्या नहीं करोगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था लास्ट टाइम कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसका प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो स्टेट के अंतर्गत है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है यानी कि इसकी जो स्थापना की गई है, या तो किसी ट्रस्ट यानी कि किसी न्यास ने किया है, किसी ट्रस्ट या किसी न्यास ने किया है, या फिर इसका एस्टैब्लिशमेंट किसी एंडोमेंट ने, एंडोमेंट यानी किसी विन्यास ने किया है, तो ऐसे जो है शिक्षण संस्थानों में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, धार्मिक शिक्षाएं यहाँ पर प्रदान की जा सकती हैं, ये अनुच्छेद 28 में लिखी हुई दूसरी बात है। एक और कंसेप्ट यहाँ पर समझना कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में धर्म की शिक्षा देते वक्त उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी से उस इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन लेता है उस व्यक्ति से पहले ये राय लेनी पड़ेगी कि क्या उसको धार्मिक शिक्षा चाहिए अथवा नहीं। ऐसा समझ लीजिए कि आप इस संस्थान में बैठकर पढ़ रहे हो क्लासेस, राइट। अब मान लीजिए कि इस इंस्टीट्यूशन में जब आप क्लासेस पढ़ रहे हो तो आपने एडमिशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, और अगर मैं यहाँ पर कोई धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए वैदिक कल्चर या इस्लामिक कल्चर की शिक्षाएं प्रदान कर रहा हूँ, तो पहले उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शायद आपको कॉलम मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इस संस्थान में धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं, क्या आप उसको ग्रहण करना चाहते हो या नहीं। यस एंड नो का शायद ऑप्शन होगा, यस करते हो तो धार्मिक शिक्षा देंगे, नो करते हो तो नहीं देंगे। क्यों कहा मैंने ऐसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर शरीयत या कुरान को पढ़ाता हूँ और कोई हिंदू व्यक्ति है जो नहीं पढ़ना चाहता तो वो ना पढ़े, या मान लीजिए मैं कल को वैदिक हवन करवाने की विधि इस इंस्टीट्यूशन में बता रहा हूँ और कोई इस्लामिक व्यक्ति क्लास में पढ़ता है, तो हम उसको जबरन रोक नहीं सकते कि आप भी जो है यज्ञ हवन करना सीखो, आपको भी जो है मंत्र आना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, तो उस शिक्षाओं को प्रदान करने से पहले उस संस्थान में पढ़ने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उस संस्थान में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे पहले पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? ये किसके लिए है? जो अडल्ट हैं, जो हम आप लोग अडल्ट हैं, जिनको जो है 18+ का एज हो चुका है। अब फिर से एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं और उस इंस्टीट्यूशन में मान लीजिए कि माइनर चाइल्ड्स पढ़ते हैं या छोटे जो बच्चे हैं, बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि बच्चों के जो गार्डियन होंगे, बच्चों के जो गार्डियंस होंगे यानी कि जो उनके अभिभावक होंगे, उन अभिभावकों से पूछा जाएगा कि क्या इन्हें धर्म की शिक्षा प्रदान की जाएगी अन्यथा नहीं। यही कंसेप्ट आपको जो है याद रखना है अनुच्छेद 28 के भीतर। मैंने अपने शब्दों में ढालकर इसको बताने का प्रयास किया है। आप बस ये समझ लीजिए कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने या ना होने के अधिकार को लेकर अनुच्छेद 28 हमें मिला है।
Under Article 28 of Indian Constitution, no religious instruction shall be provided in any educational institution completely maintained out of the state fund. पहली लाइन मैंने यही कहा. दूसरा कह रहा है, however this provision shall not apply to an educational institution administered by the state. दूसरे में यही कहा ना हमने, administered by the state, right? Administered by the state, but established under any endowment or trust requiring imparting of the religious instruction in such institutions. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाएगा, धर्म की शिक्षाएं प्रदान की जा सकेंगी. अनुच्छेद 28 के भीतर लिखी हुई बातें हैं. जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि अनुच्छेद 28 को लेकर आप जो है क्लियर हैं या कोई डाउट है. सभी लोग बताएं मुझे. ऑनलाइन ऑल गुड, श्योर. तो धर्म की शिक्षा में जो है या धार्मिक इंस्ट्रक्शंस में जो है मौजूद रहने या ना रहने का अधिकार वो आप लोगों को दिया गया है संविधान के इस अनुच्छेद 28 के भीतर. अब अगर अनुच्छेद 28 क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल आज खत्म हुआ है, दैट इज फ्रीडम टू, बताओ, रिलीजन, यानी कि जो धर्म की स्वतंत्रता थी उसके अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक थे जो कंप्लीट हो चुके. अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल स्टार्ट होगा या नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें क्या है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये हमारा न्यू टॉपिक है ना, इसी के भीतर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट. और ये किस चीज से रिलेटेड है, दिस इज अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. ये दो आर्टिकल्स जो है यहाँ पर आते हैं. और ये जो हम लोग राइट्स की बात कर रहे हैं, ये स्पेशली जो राइट्स हैं ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, अल्पसंख्यक जिनको आप लोग कहते हैं. तो अल्पसंख्यकों के लिए जो है कुछ शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं और कुछ उनके लिए जो है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं. तो जब आप इसको हिंदी में हेडिंग बनाओगे तो हिंदी में इसको हेडिंग बनाना है, दैट इज सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार. किसके, अल्पसंख्यक वर्गों के. तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए कौन कौन से दो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के भीतर ये दो बातें लिखी गई हैं. पहले हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 29. अनुच्छेद 29 की जब आप लोग हेडिंग लाइन देखोगे तो हेडिंग लाइन में पता क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. ये हेडिंग लाइन है 29 की, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. अगर आप नोट कर रहे हो फ्रेंड्स तो इसको नोट्स कर लीजिए. हिंदी में कहें तो अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के अधिकारों का संरक्षण. तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण होना चाहिए. अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए. दिस इज अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जहां आपने कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा, हेडिंग में तो कह दिया प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट, और द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज. लेकिन जब आप लोग आर्टिकल 29 ढंग से पढ़ते हो ना गाइस, तो वहां पर जो है लिखा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक को. समझ लो, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को. जबकि हेडिंग में आपने लिखा जी माइनॉरिटी, और ऊपर जब मेन उसमें लाइन लिखी गई तो वहां लिखा गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, अपनी डिस्टिंक्ट जो लैंग्वेज होती है ना, तो अपनी जो है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यानी कि विशिष्ट भाषा, कोमा बोली, लिपि एवं संस्कृति को बचाए रखने और बनाए रखने का अधिकार होगा. अनुच्छेद 29 में लिखा गया है. फिर से मेरी बात समझो, अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, बोली, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार होगा. सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने आप लोग से क्या लाइन बोली, ठीक है, ये हिंदी की लाइन है, इंग्लिश में आपको बता रहा हूं. आर्टिकल 29 लिखता है दैट, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ये जरा ध्यान से समझना, रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग
अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज में बोली और भाषा दोनों शामिल है, ठीक है, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, मतलब जो उनके पास में उनकी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट बोली है, विशिष्ट संस्कृति है, उस संस्कृति को जो है बनाए रखना, उसको संरक्षित रखना, ये किसको अधिकार दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल 29, जिसमें लिखा गया था माइनॉरिटीज के राइट। लेकिन जब हमने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है जी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पार्ट में भारत में रह रहा है तो उसको अपनी विशिष्ट भाषा को बनाए रखना, अपनी जो है विशिष्ट जो है पहचान को बनाए रखने का अधिकार होगा। क्या ये लाइन समझ में आई? तो ये 29 का जो पहला अंग था, 29 का जो पहला भाग था, ये पहला भाग हमें कहता है कि उसको जो है अपनी बोली, भाषा, संस्कृति को बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा, राइट। इसी आर्टिकल 29 में ही कह रहा हूं मैं, किसी तीसरे में मत जाना अभी फिलहाल में। इसी आर्टिकल 29 में एक और बात साफ साफ कही गई है, और आर्टिकल 29 में लिखा है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। 4 चीजें याद रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। मेरी बात समझना ध्यान से, हमसे कह रहा है अनुच्छेद 29 का दूसरा जो अंग है, इसमें दूसरा जो पार्ट है वो हमसे कह रहा है कि भारत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक से, नो सिटीजन कहा गया है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, रिलीजन यानी कि केवल धर्म, रेस यानी कि मूल वंश, कास्ट यानी कि जाति, और लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी जो हमारे पास में क्या है इंस्टीट्यूशन है यानी कि शैक्षणिक संस्थान है, उसमें प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा, या डिनाई मतलब मना नहीं किया जाएगा। फिर से इस बात को ध्यान से समझना, अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में धर्म, जाति, मूलवंश या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और ये दोनों बातें अनुच्छेद 29 के भीतर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। कौन सी 2 बातें कही हम लोगों ने? एक बार दोहरा दे रहा हूं इस बात को, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले इन्होंने कहा था कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो अपनी विशिष्ट भाषा को, अपनी विशिष्ट जो है बोली को, अपनी विशिष्ट स्क्रिप्ट को, अपनी लिपि को या अपने जो है कल्चर को बनाए रख सकता है, संवर्धित कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, राइट। और दूसरे ने कहा कि भारत के भीतर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राज्य के द्वारा केवल कह रहा हूं मैं, ठीक है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से डिनाई नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रवेश में उनको रोका नहीं जाएगा। ये 2 आर्टिकल्स किससे रिलेटेड हैं? दिस इज अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार चेक करिए और जल्दी से मुझे बताइए कि आर्टिकल 29 को लेकर कोई कंफ्यूजन है या फिर चीजें क्लियर हैं? जेन्युइन मुझे अपना आंसर दीजिए कि 29 इज गुड और नॉट। श्योर, पक्का, ऑल ऑफ यू? यही देखो, यही तो मैंने आपसे कहा, ठीक है। रमन ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है या सभी नागरिकों के लिए, तो यहाँ मैंने वही कहा कि हेडिंग ने तो अल्पसंख्यक लिखा लेकिन राइट से सभी नागरिकों का है, तो ये सभी नागरिकों के लिए अनुच्छेद जो 29 है, देखो मैंने तभी तो लिखा नागरिक, ऑल द सिटीजन्स लिखा हुआ इसमें, तो सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है। और जो स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है वो आता है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 का हेडिंग क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन उसके जो 2 सब डिविजन्स हम लोगों ने पढ़े उसमें जो है हर जगह क्या लिखा है? भारत के नागरिक या किसी भी नागरिक, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 30 का जो हेडिंग लाइन है वो ये है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने, ध्यान से समझना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन करने के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार, बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। फिर से सुनिएगा ध्यान से कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का सभी अल्पसंख्यक वर्गों का क्या होगा? अधिकार होगा। इन इंग्लिश, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, राइट टू माइनॉरिटीज या राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर
एंड एडमिनिस्टर व्हाट, क्या एडमिनिस्टर करना है, क्या एस्टैब्लिश करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ध्यान से समझना गाइस, ये हेडिंग लाइन है अनुच्छेद 30 का, फिर से सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 30 में कह रहा है, अब यहाँ माइनॉरिटी लिखा हुआ है, देखो राइट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो हैं कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें वो क्या कर सकेंगे, शिक्षण संस्थानों की स्थापना। माइनॉरिटीज क्या कर सकेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश्ड और उनका प्रबंधन कर सकेंगे, मैनेजमेंट कर सकेंगे, एडमिनिस्टर कर सकेंगे। ये अंडर कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 30 के भीतर लिखा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में। यानी कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना और उसके प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के भीतर लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन, अपने जो है इच्छा के अनुसार। तो वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और उस इंस्टीट्यूशन का प्रबंधन भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर या प्रशासन भी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 की जो है हेडिंग भी, और 30 के 1 में ये लाइन लिखी गई है। अनुच्छेद 30 के 2 में जब आप लोग देखेंगे वहां पर तो लिखा गया है, इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी। कह रहा है कि यदि जो है कल को राज्य जो है वो क्या देता है, एड का मतलब है यहाँ पर सहायता मतलब क्या देता है, मान लीजिए कल को स्कूल्स के लिए कोई स्कीम्स आती है, कोई बजट आता है, तो भाई ऐसा ना हो कि राज्य ये कहे कि नहीं जी ये माइनॉरिटी का क्या है स्कूल या कॉलेज है तो इसको हम लोग एड नहीं देंगे। नहीं, कह रहा है कि कल को जब भी राज्य के द्वारा कोई एड दिया जाएगा, यानी कि कोई भी जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो उसमें अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक होंगे दोनों जो है संस्थानों को बराबर की जो है एड दी जाएगी। फिर से एक बार सुन लेना इस लाइन को, प्रत्येक शिक्षण संस्थानों को सहायता देते समय राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के नज़र में जो है प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक बराबर है, चाहे वो माइनॉरिटी शिक्षण संस्थान है चाहे वो मेजॉरिटी शिक्षण संस्थान है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 के भीतर लिखी हुई बातें हैं। अभी आप मुझे जेन्युइनली बताओ, क्या अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो हमने 2 बड़े अभी आर्टिकल्स डिस्कशन किए हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं? सभी लोग गाइस, ठीक है, आप लोग भी बताइए और जो है ऑनलाइन में जो लोग सुन रहे हैं वो भी मुझे बताइए। अच्छा, क्लियर है? अब आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए कि आपने बताना है व्हाट इज माइनॉरिटी, कौन होते हैं अल्पसंख्यक। नाम में लिखा वैसे अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है, लेकिन किस आधार पर बांटोगे आप अल्पसंख्यकों को? एक तो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है क्राइटेरिया, रिलीजियस भी हो सकता है, धार्मिक जो है अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग तो हमारे पास में क्या आते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो है हमारे पास में जो है आता है। बिकॉज ऑफ द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, कहीं भी नहीं जो है इसको डिफाइन किया गया। दैट इज़ वाई आपने बस ये याद रखना है। चलिए, मुझे उम्मीद है अनुच्छेद 30 इज कंप्लीट, 29 इज कंप्लीट, राइट। अब हम लोग एक और आर्टिकल की तरफ जाना तो चाह रहे थे लेकिन जाएंगे नहीं, बिकॉज ऑफ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस मैं आपको हिंट जो है वापस दे देता हूँ कि किस आर्टिकल की बात चल रही है। अगर मैं आपसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 31 पूछूं, आर्टिकल 31 पूछूं, तो 31 में सबको पता है ना कि पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था। पहले इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था ना फ्रेंड्स। पहले इसमें फंडामेंटल के रूप में जो है संपत्ति का अधिकार था। अब जब इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था तो तब हम लोगों ने एक लाइन यहां पर पढ़ी थी कि बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये 44वां है, ठीक है, 44, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, और जो है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क, आर्टिकल 300 क यानी कि 300A में एज अ लीगल राइट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 चीज़ें यहाँ पर हटाई थी ना 44वें संविधान ने, एक तो अनुच्छेद 31 वाला पार्ट हटाया था और दूसरा इसने जो पार्ट हटाया था वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) का जो F वाला पार्ट था।
एक का जो एफ वाला पार्ट था, ए बी सी डी ई एफ वाला, तो जो एफ वाला पार्ट था इसको भी हटाया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। तो ये आप लोगों ने याद रखना था प्रॉपर्टी के लेकर। तो यहाँ बस इतना था कि पहले हमारे पास संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और आज हमारे पास संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रह गया, बल्कि ये कौन सा अधिकार बन गया, विधिक अधिकार, लीगल राइट बन गया, कानूनी राइट बन गया। ठीक है, तो आज हमारे पास में लीगल राइट है, न बल्कि जो है फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल था, 31 था, जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल्ड इसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना। और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस तरीके से इसको जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आज के लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल और काफ़ी जो है ब्रॉड आर्टिकल भी है, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32। ठीक है, पूछना कुछ 31 में नहीं, चलिए आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है जी, हाँ बताओ। इसमें हेडिंग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हेडिंग लाइन इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसकी हेडिंग बना देना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंग्लिश में लिखिए, दैट इज, बताओ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज पता है ना, उपचार। भाई अगर इंसान बीमार होता है, अगर जो है हम आप लोग बीमार होते हैं, तो हम रेमेडीज़ के लिए किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसे अगर फंडामेंटल राइट बीमार पड़ जाएं तो किसके पास जाएंगे, तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट की तरफ जाएंगे और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाएंगे, है ना। अब फंडामेंटल राइट कैसे बीमार होते हैं, अभी उसकी तरफ भी आते हैं। पहले तो एक बेसिक्स जो आप सब लोग शायद जानते हैं, एज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सोल या हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कह लीजिएगा आप लोग, ये संविधान का जो है हार्ट कह लीजिएगा। ये बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही सेड दैट कि इट इज़ एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन विड बी अनलिफाई। मतलब भाई इसके बिना जो है बिल्कुल अधूरा है, शून्य है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ वेरी हार्ट ऑफ इट। ठीक है, हार्ट है, सोल है हमारे पास में अनुच्छेद 32। पहले आप लोग इस बात को समझ लेना, राइट। अब समझते हैं जरा आर्टिकल क्या कहता है। मान लीजिए कि किसी भी अथॉरिटी ने, चाहे वो हमारे पास में क्या है, स्टेट है, मतलब चाहे वो सेंट्रल स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी लोकल अथॉरिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसने मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट छीना होगा। कौन सा फंडामेंटल राइट छीना होगा सर, अब तो इतने सारे पढ़ लिए। राइट टू फ्रीडम हो सकता है, राइट टू जो है इक्वालिटी छीन सकते हैं, रिलीजियस राइट्स मेरे छीने होंगे, या मान लीजिए माइनॉरिटी राइट्स मेरे से छीने होंगे। तो अगर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा मुझसे मेरे अधिकार छीने गए हैं, तो मैं उन अधिकारों को जस्टिस दिलाने के लिए कि भाई मुझे मेरे अधिकार वापस चाहिए, मुझे जो है मेरे अधिकार के लिए जस्टिस चाहिए, तो मैं ऐसे जस्टिस को मांगने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकूंगा। और अनुच्छेद 32 के तहत ही हमारे पास में, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको ध्यान से समझना। मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, तो आप कहाँ जाओगे जस्टिस के लिए। भाई जस्टिस के लिए जुडिशरी बनी है, मतलब सर हम तो कोर्ट्स में जाएंगे, राइट। अब कोर्ट्स में कहाँ जा सकोगे आप लोग, हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, हो सकता है आप हाई कोर्ट में चले जाओ, समटाइम्स हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि लोअर कोर्ट्स में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में चले जाओ। अब जो हमने यहाँ बात की है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, तो इसके लिए आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं फ्रेंड्स। एक तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 है, जो कि मैंने हेडिंग में लिखा है आर्टिकल 32, और एक भारत के संविधान का आर्टिकल 226 है। एक भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 है। आर्टिकल 226 की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स की रिट पावर्स हैं, हाई कोर्ट की रिट पावर्स या रिट ज्यूरिसडिक्शन आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब रिट अधिकारिता का क्षेत्र है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं, राइट। फिर से इस लाइन को समझना जरा ध्यान से।
मैंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है फ्रेंड्स, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को होने के बाद जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकोगे और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकोगे। यहाँ तक ठीक है। अब जब आप लोग जो हैं यहाँ पर जाते हो तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, रिट पावर्स हैं। अब अपने आप में आप लोग एक कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये रिट क्या है। देखो जो रिट शब्द लिखा ना हिंदी में, इसको रिट लिखना है ऐसा, तो रिट का मतलब ही अंग्रेजी में अगर मैं फिर कहूँ तो इसको ऑर्डर कह सकते हो आप लोग, इसको डायरेक्शंस कह सकते हो आप लोग। यानी कि ये क्या है, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, ये क्या है, ये कुछ डायरेक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स या डायरेक्शंस दी जा रही हैं, राइट। यानी कि आपको जो है निर्देश दिए जा रहे हैं, किसको, जो अथॉरिटी आपसे आपके राइट छीन रही है उस अथॉरिटी को सचेत किया जा रहा है, उसको डायरेक्शन से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं बाय द कोर्ट। कोर्ट ऐसे ऑर्डर दे रही है। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ध्यान से। अब सवाल ये है कि सर जो अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 226 में रिट्स हैं, वो रिट्स आखिर में कौन कौन से रिट्स हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इस आर्टिकल के भीतर एक साथ लिखेंगे 5 प्रकार की रिट्स आती हैं। 5 प्रकार की रिट्स आती हैं। सबसे पहली जो रिट आती है उसका नाम है हिबीस कॉर्पस। हिबीस कॉर्पस हिंदी में लिखते हैं इसको बंदी प्रस्तुतिकरण या प्रत्यक्षीकरण। प्रस्तुतिकरण भी लिखते हैं और कई बार प्रत्यक्षीकरण भी लिखते हैं। अभी आ रहा हूं मैं क्या है ये। दूसरा इसमें आता है मैंडमस। मैंडमस यानी कि परमादेश। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है को वारंटो। को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। चौथा जो इसमें आता है दैट इज सर्ट्योररी। चलो पहले प्रोहिबिशन लिखते हैं। चौथा आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को निषेध करना, रोकना, निषेध करना। ठीक है, और लास्ट में आता है 5वां दैट इज सर्ट्योररी। सर्ट्योररी इसको कहते हैं हिंदी में उत्प्रेषण। पहले आप लोग इन शब्दों को ही रट लेना बस। इसका मीनिंग्स बात की बात है कि अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार की रिट्स दी जाती है। 5 प्रकार की रिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहला है हबीस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है क्यो वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन और 5वां है सर्ट्योररी। ये जो है रिट्स कब दी जा रही हैं, जब किसी व्यक्ति के या जब किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ और जो है कोर्ट के पास वो जस्टिस के लिए गया है, तो वहाँ से जो है कोर्ट अब क्या करेगा, उस अथॉरिटी को जिसने उनके वायलेशंस किए हैं, किसको, राइट्स को, उनके लिए क्या करेगी, कुछ ऑर्डर या कुछ डायरेक्शन या कुछ रिट जारी करेगी। और ये रिटों की संख्या 5 है। ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से सवाल का बनना बिल्कुल जायज़ सी बात है और बिल्कुल तय है। कोई अभी तक का कन्फ्यूज़न नहीं है ना, सिर्फ हमने हेडिंग्स लिखे हैं। अब इन हेडिंग्स को समझने का प्रयास करें। देखो ये जो भी आपने लिखा ना, चाहे आपने हिबीस कॉर्पस लिखा, चाहे आपने इसमें मैंडमस लिखा, या जो भी आपने ये टर्म्स लिखे हैं, एक्चुअली ये जो टर्म्स निकल कर आते हैं वो कौन सी भाषा के हैं, लैटिन भाषा के। ये सारे लैटिन भाषा के टर्म्स हैं, राइट। अब पहले काम करना है ना, हमने इन टर्म्स का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, कुछ नहीं। देखो ये जो जितने भी टर्म्स लिखे ना, ये सब लैटिन वर्ड है। अब इन वर्ड का अगर मैं इंग्लिश में मीनिंग समझूं, थोड़ा सा हिंदी में भी आएंगे, ऐसे मत कहना। अभी अभी आप लोगों ने हिंदी दिवस भी मनाया है 14 सितंबर को, ठीक है, तो हिंदी पे भी आएंगे। अगर इनके इंग्लिश मीनिंग की बात करें हम लोग, तो इंग्लिश मीनिंग्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हिबीस कॉर्पस है, इसका मतलब क्या है। हिबीस कॉर्पस का मतलब होता है फ्रेंड्स, टू हैव द बॉडी ऑफ। टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब सशरीर, हिंदी में भी आएंगे, ठीक है, सशरीर प्रस्तुत होना। सशरीर प्रस्तुत होना मतलब यहाँ पर कोर्ट अथॉरिटी कह रही है किसको, जो भी पुलिस अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी है जिसके द्वारा क्या किया गया है, किसी व्यक्ति का अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है किसी व्यक्ति को, तो कहा जा रहा है कि भाई उसको आप विदिन 24 आवर यानी कि 24 घंटों के भीतर भीतर उसको क्या करें, आप लोग सशरीर प्रस्तुत करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना कि इसका सिंपल मतलब ये कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन
टू प्रोसीड द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट। ठीक है, आपको जो है उसको जो है शरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये रिट जो होती है ना हिबीस कॉर्पस की, ये किसी जो है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसकी एक विशेषता बता रहा हूं मैं आपको गाइस, जो हिबीस कॉर्पस की जो रिट आती है ना, इट कैन बी रिलीज्ड और इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ में कौन आ रहे हैं, दैट इज प्राइवेट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। हिंदी में भी सुनिए, कह रहे हैं कि या तो ये किसी सरकारी अधिकरण के खिलाफ जो है लागू किया जा सकता है या जारी किया जा सकता है, या किसी निजी अधिकारी के खिलाफ भी ये लागू किया जा सकता है, इसको इम्पोज कर सकते हैं, राइट। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी और ये पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ, सार्वजनिक में भी और जो है निजी रूप से भी क्या की जा सकती है, इशू की जाती है कि भाई आपने जिसको डिटेन किया है, जिसको अरेस्ट किया है, उसको 24 घंटे के भीतर शरीर प्रस्तुत कीजिएगा। तो ये हिबीस कॉर्पस कहलाता है। अंग्रेजी के आधार पर ईजी हो गया, टू हैव द बॉडी ऑफ। क्लियर है? आप लोग भी बताओ फ्रेंड्स, क्योंकि कई लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है? कुछ बातें, कुछ करेक्शन चाहते हो इसमें, या कुछ ऐसा चीज़ जो समझ ना आ रही हो? नो? ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मैंडमस। मैंडमस का जो सामान्य अर्थ होता है वी कमांड। वी कमांड, आप हिंदी के छात्र हैं, परमादेश को अलग करो, परम आदेश, वी कमांड। कोर्ट कह रही कि हम आपको आदेश दे रहे हैं। वी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। वी कमांड, अब किसको भाई आप आदेश दे रहे हो? तो ये हमेशा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल समझते हैं सरकारी नौकरी पे जो है पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनको उनके कार्यों के जिम्मेदारी सौंपने के लिए जो उनको कार्य दी गए हैं, जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं, अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है तो कोर्ट उसको एक नोटिस भेजेगा। कोर्ट उसको क्या करेगा, एक डायरेक्शन, एक रिट भेजेगा जिसमें कहेगा भाई आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करते हो सही ढंग से तो हो सकता है आपको जो है ड्यूटी से या आपके पद से निष्कासित भी किया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। मैंने कहा कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी जो है पब्लिक ऑफिशियल है, लेट कर लीजिए कोई पुलिस वाला व्यक्ति है, या मान लीजिए कोई दरोगा जी हैं, कोई थानेदार जी हैं, या कोई हवलदार ही क्यों ना है। भाई आप गए किसी थाने में और आपने कहा जी मेरी रिपोर्ट लिखवाइए। क्यों लिखवाना है जी? मेरा पर्स या मेरा मोबाइल या जो भी है चोरी हो गया। और वो जो है इनकार कर दे, वो आपकी जो है कंप्लेंट सुनने से इनकार कर दे, तो मतलब आपका राइट था ना कंप्लेंट करना, आपका राइट था भाई, चाहे आपके पर्स में 2 रुपया था, 100 रुपया था, लाख रुपया था, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपने पर्स चोरी की या मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई है तो आपको वो कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी अथॉरिटी, क्योंकि आपको उसी काम के लिए जो है सरकार ने नियुक्त किया है। बाई चांस वो पुलिस अथॉरिटी मना कर देती है आपको जो है कि नहीं हम आपकी नहीं सुनेंगे, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, जस्टिस के लिए पिटीशन डाल सकते हो। और तब कोर्ट उसको जो है आदेश देगा कि आपको किस काम के लिए बिठाया गया है। हम आपको आदेश दे रहे हैं, वी कमांड मतलब कोर्ट कहेगा कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि जिस ड्यूटी, जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप उस पर अपने कर्तव्यों का दायित्व, अपने दायित्वों का क्या करें, वहाँ पर पालन करें। इंग्लिश में एक बार सुन लीजिएगा इसको, जो आप लोग बुक की लैंग्वेज समझते हो ना ज़्यादा, मेरी लैंग्वेज कम समझते हो। तो मैंडमस में सीधे सीधे लिखा हुआ है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और अ कॉर्पोरेशन एंड टेल देम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ बीन फेल्ड, जिसको वो करने से फेल हो गया, आप उस ड्यूटी को क्या कीजिए, परफॉर्म कीजिए। वी कमांड, हम आपको आदेश दे रहे हैं। तो ये किसके खिलाफ जारी हुआ, किसी जो है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ या कॉर्पोरेशंस के खिलाफ में जो है ये क्या होता है, ये जो रिट है ये क्या होती है, जारी होती है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है? चलिए नाइस। अब अगला सुनिए, को वारंटो। को वारंटो का भी एक बार अंग्रेजी में मतलब, फिर हिंदी में मतलब समझते हैं, ठीक है। को वारंटो, को वारंटो का मतलब है बाई विच अथॉरिटी और बाई व्हाट अथॉरिटी। इसका मीनिंग है बाई विच अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार क्षेत्र से, किस अधिकार क्षेत्र से। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। ये भी क्या होता है ना कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी जो क्या होते हैं कर्मचारी होते हैं, उनके खिलाफ जारी होने वाली एक रिट है जिसमें कोर्ट के द्वारा पब्लिक ऑफिशियल से या किसी सरकारी व्यक्ति से ये सवाल किया जाएगा, ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आप जो है
इस कार्य को किस अधिकार क्षेत्र से किया हो। सर कौन सा कार्य किया है, सुन लीजिए। मान लीजिए मैं एक सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हूँ। मान लीजिए भाई मैं कह लीजिए कि सरकारी स्कूल का एक टीचर हूँ। मान लीजिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है नियुक्त किया गया हूँ, और मैं किस विषय में, मुझे मास्टरी किस विषय का मुझे टीचर बनाया गया है, तो मान लीजिए जी मुझे पॉलिटी का जो है टीचर बनाया गया है। अब मैं वहाँ पर जाकर क्या कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अपने विषयों से हटकर कुछ अन्य काम में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर पीटीआई वाले काम करवा रहा हूँ। मैं वहाँ पर जो है क्या कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मैथ्स का भी क्लासेस ले रहा हूँ, और जो है मान लीजिए कि इस वजह से कोई गड़बड़ी भी, रिजल्ट नहीं आया, जो भी हो सकता है, तो हो सकता है कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा हो तो कल को मुझे कोर्ट ये क्वेश्चन पूछे कि आपने किस अधिकार से ये काम किया। मेरा नियुक्ति एज अ पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हुआ था देहरादून में नियुक्ति, कि भाई आप देहरादून के क्या हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हैं। लेकिन मैं कहाँ के मामले सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास फाइल आ रही है टिहरी की, क्योंकि वहाँ से काला धन आ रहा है मेरे पास में, या मेरे पास में फाइल आ रही है रुद्रप्रयाग की। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मुझसे सवाल किया जाएगा कि आपने किस अधिकार में ये काम किया, तो मुझसे पूछा जाएगा। देखो इस केस में क्या होता है, आप ध्यान से समझना, इस केस में जो है पूछा जाता है ऑफिशियल से, सुनना ध्यान से। इट मीन्स बाई वॉट अथॉरिटी और वारंट it is issued by the court to inquire into the legality of claim of a public official। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको उस व्यक्ति की जो है क्लेम्स को लेकर, उसकी लीगैलिटी को लेकर चेक करें कि क्या आपने वैधानिक कार्य किया है, अन्यथा नहीं किया है। क्या वैधानिकता के आधार पर आपको उसी काम के लिए चुना गया था जो काम आपने किया है। तो वहाँ पर व्यक्ति से क्या पूछा जाएगा, व्यक्ति से क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई आपने किस अधिकार में आकर ये काम किया होगा। ये 3 रिट्स पहले रिपीट कीजिए। पहले रिट में हिबियस कॉर्पस में बोला गया है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेंड किया गया है उस डिटेन्यू पर्सन को सशरीर प्रस्तुत कीजिए। डन। दूसरे केस में पूछा गया है कि जिस अधिकारी को, ऑफिशियल को जिस कार्य के लिए जो है नियुक्त किया गया है वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने जो है कर्तव्यों को निर्वहन करे, अन्यथा जो है हम आपको आदेश देते हैं कि आप ऐसा काम करिए। अगर आप अपने दायित्व नहीं निभा रहे तो आपके खिलाफ जो है ये जो है रिट आ सकती है। थर्ड में कह रहा है कि आपने किस अधिकार में आकर ऐसा पर्टिकुलर काम किया है, आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी कार्य को किया है, तो वो कहां पर आ जाएगा, दैट इज इन quo warranto। प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण दोनों पढ़ना है हमने कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में। यहां पर क्या होता है, मैं दोनों को एक साथ बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। हमेशा क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होती है, अच्छा मैंने हायर कोर्ट कहा, हाई कोर्ट नहीं। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय होता है, मैंने हायर कोर्ट कहा मतलब ऊपरी अदालतें, जो ऊपर की अदालतें हैं, ऊपरी जो अदालतें हैं। हमेशा ये हायर कोर्ट्स क्या करेंगी, जो इनसे नीचे होंगी, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होंगी, जो निम्न या निचली अदालतें होती हैं, इन निचली अदालतों पर इन जो है प्रकार की रिटों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नहीं समझे, हमारे देश के भीतर जो है सिस्टम ये कहता है कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, और यहाँ क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। राइट माय फ्रेंड्स, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अब अगर मैं बोलूँ इनमें हायर कोर्ट कौन सी है, तो भाई इन तीनों में सबसे हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। उसके इस सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो उस सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट या तो हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट को हटा दें, सिर्फ हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो इनमें हायर कोर्ट कौन सी है, हाई कोर्ट, और लोअर कोर्ट कौन सी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। राइट, ये समझने का प्रयास कर रहे हो आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास में प्रोहिबिशन की रिट है, निषेध की रिट है, तो निषेध का मतलब पहले इंग्लिश में होता है टू स्टॉप, टू फॉरबिड, टू स्टॉप, रोक दीजिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई केस है, हाई कोर्ट में कोई भी जो है केस लड़ा जा रहा है, कोई भी मामला लड़ा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं इस केस को यहीं पर रुकवाना चाहिए। हो सकता है वो संघीय मामले का कोई मामला हो, ठीक है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक रिट जारी करे निम्न कोर्ट को, यानी कि हाई कोर्ट को, और कह दे कि भाई हम आपको प्रोहिबिशन के रिट दे रहे हैं, यानी कि आपके पास जो भी मामला आया हो उसको वहीं पर प्रोहिबिट कर दो, रोक लो। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के पास जो केस आया था वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास लाना चाहता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सर्टियोररी रिलीज करेगा। मतलब आपके पास में जो मामले हैं उनको सर्टिफाई कर दीजिए। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। सर्टिफाई का मतलब होता है अग्रेसित करना। आप हमें वो भेज दीजिए, आप जो है सर्टिफाई कर दीजिए हमें। मेरी बात समझने का फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, फिर से प्रयास कीजिएगा कि जो प्रोहिबिशन होता है इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहती है, किसी भी ट्रिब्यूनल को कहती है कि आपके पास में जो भी केस का जुरिस्डिक्शन के लिए जो केस आया है आप उसको क्या कर लीजिए, वहीं पर रोक लीजिए। और दूसरे वाले में हमसे कह रहा है दैट इज सर्टियोररी में कि आपके पास जो केस आया है उस केस को क्या कर दीजिए, उसको अग्रेसित कर, उसको आगे बढ़ाइए, यानी कि आप हमें जो है उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए
लीजिए, तो ये 5 प्रकार की रिटें किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में अंडर आर्टिकल 32। जल्दी से बताओ सभी लोग कि अनुच्छेद 32 की ये वाली पावर आपको समझ में आ रही है या कुछ डाउट लग रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है? सर्टियोररी और प्रोहिबिशन में रक्षा का बिल्कुल सही कहना है। ये जो बात है ये कोर्ट टू कोर्ट है, ये हमेशा हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के लिए क्या करती है, इशू करती है। जबकि हमने पहले केस में क्या पढ़ा, हिबियस कॉर्पस में क्या पढ़ा, ये किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ भी हो सकता है, समझ रहे हो, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता है। जबकि हमने बात की को वारंटो में और मैंडमस में कि ये हमेशा क्या होगा, जो पब्लिक एम्प्लॉय होगा यानी कि जो पब्लिक जो ऑफिशियल्स होंगे इनके खिलाफ जारी होगा। और यहाँ हमने कहा कि हायर कोर्ट अपने से लोअर, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कह रही कि आपके पास जो मामला है, जो पड़ा है पेंडिंग, उसको रोक लीजिए वहीं पर, या जो मामला आप देख रहे हो उस मामले को रोक लीजिए। और सर्टियोररी में कह रही है कि जो आपके पास मामला आया है उस मामले को अग्रसर कीजिए, यानी कि आगे बढ़ा दीजिए। ये बात यहाँ तक में समझ में आई? श्योर, पक्का सभी लोग, पक्का, नाइस। तो ये हो गया हमारे पास में अनुच्छेद 32 के भीतर रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन खत्म नहीं हुआ आर्टिकल, समझ रहे हो, आर्टिकल अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ आप सुनो। सर जब ये रिट्स ऑलरेडी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर जो आपने एक और लाइन कही कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास भी रिट है, तो इन रिट में क्या कोई अलग रिट है, सेम रिट है? मैंने कहा जी सेम रिट है। यहाँ मतलब हाई कोर्ट के पास भी हिबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, को वारंटो है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है, राइट। लेकिन सर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, कोई ना कोई अंतर तो होगा। तो अब जो मैं हेडिंग बना रहा हूँ इसी आर्टिकल के भीतर की बात है, इसी में मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, इसी की सब हेडिंग है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रिट पावर्स ऑफ रिट, WRITS, ठीक है, रिट्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट पावर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है? सिर्फ 2 या 3 अंतर जानने। पहला क्या है, देखो ध्यान से सुनो, आप खुद से सोचो, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है ना, ये पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये पहला बता रहा हूं मैं, जारी की जा सकती है। नहीं समझे, सुनो जरा भाई। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उत्तराखंड में बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ, या चाहे तो तमिलनाडु में बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे महाराष्ट्र में बैठा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, गुजरात में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं भी क्यों ना बैठा हो, तो भाई उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हाई कोर्ट के पास सिमिलर पावर होगी? एक चीज़ बताओ, उत्तराखंड हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है क्या वो नागालैंड के किसी व्यक्ति के खिलाफ में रिट जारी करेगी, या क्या वो अरुणाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली लिमिटेड पावर हो गई ना। देखो, जहां सुप्रीम कोर्ट की रिट जो है पूरे देश भर में, विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश भर में क्या होता है, अप्लाई होती है, लागू होती है, इशू होती है। वहीं जो हाई कोर्ट की रिट है, वहां पर हाई कोर्ट की रिट सिर्फ उस राज्य का, जिस राज्य का वो है, मैंने जैसे उत्तराखंड बोला, जिस भी राज्य का है, जरूरी नहीं सिर्फ उत्तराखंड, जिस भी राज्य का क्या है वहाँ पर जुडिशरी जो है, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, तो वो सिर्फ उस अपने जुडिशियल एरिया के भीतर ही रिट जारी कर सकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। पहली क्या बोला मैंने डिफरेंस दोनों में, कि सुप्रीम कोर्ट की रिट पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र पर भी, किसी भी व्यक्ति पर भी लागू हो सकती है, जबकि हाई कोर्ट की रिट सिर्फ जो है उस राज्य के, जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है, उस राज्य की सीमा, उस राज्य की जो है बाउंड्री के भीतर ही क्या होता है, लागू होता है। क्या ये चीज़ अभी भी समझ में आ रही है या कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है? श्योर बताओ, पक्का, नाइस, ओके, ठीक है। दूसरा जो है डिफरेंस समझिए, दूसरा डिफरेंस में हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। पहले वाले में सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा थी, इस वाले में हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। कैसे पावर ज़्यादा है, सुनो ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर। फिर से सुना, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ही रिट की पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर या
एनी अदर मैटर, या किसी अन्य मामले पर, कोई भी अन्य मामला, कोई भी अन्य मामला। देखो ध्यान से समझना, या तो फंडामेंटल राइट्स के जो है वायलेशन के लिए हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, या किसी भी एक और अन्य मामले, कोई भी अन्य जो है मामले होते हैं, एनी अदर मैटर, कोई भी अन्य मामला। जबकि सुप्रीम कोर्ट को अदर मैटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा ओनली आफ्टर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बट ऑन द अदर साइड क्या बोला हमने, हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और एनी अदर मैटर, कोई भी अन्य मामला है, कोई भी अन्य राइट है उसके लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। और थर्ड डिफरेंस अपने आप में एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ लो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के भीतर सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अपने आप में मूल अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? फंडामेंटल राइट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अनुच्छेद 12 से। कहाँ तक चलते हैं? अनुच्छेद 35 तक चलते हैं। तो ये अपने आप में हुआ कि नहीं, अपने आप में मूल अधिकार हुआ कि नहीं? जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकार की लिस्ट से बाहर है। भाई अनुच्छेद 226 कहाँ रह गया? तो वो तो मूल अधिकार में है ही नहीं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो रिट पावर है सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 में, वो अपने आप में मौलिक अधिकार है, जबकि जो हाई कोर्ट की रिट है 226 में, वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन द रिट्स इशूड बाई अ हाई कोर्ट और बाई द सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोगों ने क्या जान लिया है, अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक का कोई भी ऐसा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको परेशान करता हो, जो आपको रोक रहा हो, तो आप मुझे बताइए। हाँ 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 बिल्कुल एक सेकेंड दक्ष वेट, रजत सॉरी रमन का पूछना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ उनके उल्लंघन के लिए या अन्य मामलों, अब अन्य मामले में कोई भी मामले हो सकते हैं। जैसे अगर हमने अभी प्रॉपर्टी की बात की, ठीक है, तो आज प्रॉपर्टी का मामला फंडामेंटल राइट तो है नहीं, मतलब अगर प्रॉपर्टी के मामले को लेकर कोई रिट की बात करेगा तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट रिलीज ना करेगा, वो हाई कोर्ट रिलीज करेगा, समझ लो। क्योंकि भाई हमने सिर्फ कहा कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के ही वायलेशन पे अगेंस्ट रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, वो तो ठीक है, उसके अलावा कोई भी अन्य मामला है तो उसके खिलाफ भी क्या कर सकेगा, रिट जारी कर सकेगा। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को पहले इसमें समझने का प्रयत्न करना है। मामला ठीक है कि नहीं? हाँ दक्ष आप पूछें आप। हाँ एक मामले में था। देखो पहले मामले में मैंने यही तो कहा कि जब हम लोग जो है एरिया की बात करें, जुरिस्डिक्शन एरिया की बात करें, तो पहले केस में तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया पूरा जो है भारतवर्ष में। लेकिन अगर हम लोग रिट के पब्लिश या रिट के रिलीज की बात करें तो वहाँ पर हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। हाई कोर्ट वहाँ पर जो है शक्तिशाली बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, जब रिट जारी करने का जो है मामला सामने आता है। बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है इससे ज़्यादा पावरफुल कौन है, हाई कोर्ट है। समझ गए? डन। चलिए ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट्स में सभी के सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स। हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया, हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया, हमने राइट्स अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन पढ़ लिया, हमने जो है राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ लिया, हम लोगों ने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ लिए, और हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट पढ़ लिया। तो आज वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो 6 के 6 हम लोगों ने पढ़ लिए। डन। लेकिन एक बात है सर, जब आपने कहा कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है, तो अभी तो हमने सिर्फ 32 पढ़ा, 33, 34 और 35 में क्या बातें, अब थोड़ा सा इसको भी आज ही समझ लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा बस 5-10 मिनट का टॉपिक रह जाएगा, ये इसको भी सुनने का प्रयास करते हैं। अगर किसी ने इससे पहले के कुछ भी आर्टिकल्स में कोई पूछना है बता दो। हाँ 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 नहीं, अब राइट जो प्रॉपर्टी 31 था ना, वो तो रिपील हो गया, एक्सपेल हो गया, हटा दिया। अब वो वाला आर्टिकल कहीं और शिफ्ट कर दिया। बात समझ लो, उस आर्टिकल को हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार या लीगल राइट मान लिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज भी है मेरे पास, लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है, बल्कि मूल अधिकार की बजाय वो कानूनी अधिकार बन गया। अब वो मेरा लीगल राइट है, अब वो मूल राइट नहीं है, वो फंडामेंटल नहीं है। नहीं 31 नहीं, 31 अब एक्सपेल हो गया ना, उसको हटा दिया गया है, ठीक है? चलिए अब आना आर्टिकल 33। 32 हो गया, अब 33 पे आते हैं। 33 में हम लोग लिखते हैं दैट इज आर्म्ड फोर्सेस, हेडिंग बना रहा हूं मैं, एंड
फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में लिखते हैं सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। देखो बुक में कितनी बातें लिखी गई हैं, हमें वो सब नहीं पढ़ना, सारी बुक थोड़ी ना रखनी है, पूरी लक्ष्मीकांत थोड़ी ना रखनी है, उसका क्रक्स निकालना है, उसमें मेन क्या चीज़ें, हमें क्या मतलब की चीज़ें पढ़नी है, क्या हमारे लिए जो है यूज़फुल है, हमें सिर्फ उतनी चीज़ें जाननी है। समझने का प्रयास कीजिएगा प्लीज़। देखो हमसे अनुच्छेद 33 के पास पहले तो याद रखना कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 में संसद को विशेष शक्तियाँ प्रदान है, स्पेशल पावर्स हैं किसकी, संसद की। कैसे हैं सुनिएगा जरा ध्यान से। अनुच्छेद 33 लिखता है द पार्लियामेंट कैन restrict the fundamental rights of members of armed forces, comma, paramilitary forces, comma, police forces, comma, intelligent डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स एंड जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड और अथॉरिटीज़ होंगी। ध्यान से सुनना, हमारे पास में ये कंसेप्ट ये बता रहा है, हमारे पास में ये कंसेप्ट कह रहा है, ध्यान से सुनना, हिंदी में भी कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों, कॉमा, पैरामिलिट्री फोर्स को कहते हैं हम लोग अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल होते हैं, अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के राइट, कॉमा, पुलिस बलों के सदस्यों के राइट, या जो हमारे पास में क्या होते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मतलब है जो हमारे पास में क्या है गुप्तचर विभाग हैं, जैसे रॉ है, या आप लोग क्या बोलते हैं और क्या होता है किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि भाई सीबीआई है, तो ये हमारे पास में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है राइट। तो इनके सदस्यों के मूल अधिकार को भी रोका जा सकता है, लेकिन ये पावर सिर्फ संसद रखता है, कोई और नहीं। मेरी बात समझना कि संसद जो है, इस संसद को ये विशेष अधिकार अनुच्छेद 33 देता है कि संसद यदि चाहे तो वो क्या कर सकता है, मिलिट्री जो फोर्सेज हैं हमारे पास में, आर्म्ड जो फोर्सेज हैं उनके सदस्यों के अधिकारों को क्या कर सकता है, उनके सदस्यों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है या स्थगित कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 में संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है। इसको स्थगित करने का क्या है, इसके पास अधिकार है। एक सवाल यहाँ पर थोड़ा सा और समझना, सर जहाँ आपने ये शब्द लिखा है ना कि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो कौन से आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स इसमें आते हैं? देखो पहले तो आर्म्ड फोर्सेस में तीनों बल आएंगे। कौन से तीनों बल? एक तो आर्मी यानी कि जो थल सेना हमारी, एक एयरफोर्स यानी कि जो हमारी क्या है वायुसेना, और एक क्या है नेवी यानी कि जो हमारी क्या है जल सेना है। तो तीनों सेना तो इसमें शामिल है। इसके अलावा जब मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आता है ना, तो उसमें हर एक व्यक्ति आता है, उसमें सोल्जर सिपाही से लेकर जो आर्मी में बार्बर भी होगा, जो उनका नाई होगा, आर्मी वाले भी भाई वहाँ पर भी तो होगा, उनके कारपेंटर्स जो होंगे, उनके यहाँ तक कि कुक्स जो होंगे, उनके जो है मैकेनिक्स जो होंगे, मतलब हर एक व्यक्ति जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करता है, मिलिट्री में सर्व करता है अपनी सेवाएं, तो उन सब के हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमने शब्द लिखा है ना, इस शब्द को जो है बहुत ब्रॉडली समझना है। इसमें सिपाही है, मैकेनिक है, नाई है, दर्जी है, कुक है, बूट मेकर है, ठीक है, बढ़ई है, कारपेंटर्स, जितने भी सारे के सारे जो हैं इसमें शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 33 में बस इतना जो हमें एटलीस्ट जानना है, उसके लिए आपने ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है? श्योर? पक्का? नाइस। नेक्स्ट आना जल्दी से अनुच्छेद 34, 35 तक कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में तो और अच्छी बात है जी, बढ़िया ढंग से याद करते हैं। इसमें है मार्शल लॉ, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। ये मैं हेडिंग बना रहा हूँ अपने हिसाब से, मतलब मूल अधिकार तथा मार्शल लॉ। मार्शल लॉ को हिंदी में लिखते हैं सैन्य कानून, सैन्य कानून तथा मूल अधिकार, ये इसका हेडिंग है। पहले आपसे बस इतना सवाल का जवाब चाहिए कि मार्शल लॉ आप समझते हैं कि क्या होता है? सेना का कानून ना, मान लीजिए एक चीज़ बताओ आप मुझे, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, कोई भी एक टेरिटरी, कोई भी एक एरिया है जहाँ पर क्या होता है कि सेना का कानून है, मार्शल लॉ अप्लाई हुआ है, तो वहाँ का जो सामान्य कानून होगा क्या वो प्रिवेल करेगा? नहीं, बल्कि वो तो छिप जाएगा। मेरी बात समझो,
जैसे अभी हम लोग देहरादून में रह रहे हों, ऐसा हो ना, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसर्जेंसी हो गई और यहाँ पे जो है क्या लग गया, सैन्य कानून लग गया, मिलिट्री लॉ लग गया, लेट कर लेते हैं मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे अभी जो ऑर्डिनरी लॉ, जो अभी मेरे ऊपर सामान्य कानून चल रहा है ना, तो वो सामान्य कानून क्या हो जाएगा, दब जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है, और उससे आगे प्रिवेल कर जाएगा सेना का कानून। अब सवाल क्या है, हमने तो ये जानना है ना कि अनुच्छेद जो है 34 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 34 में फिर से लिखा हुआ है कि भारत के भीतर जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उस संसद के पास यह विशेष प्रकार का अधिकार है कि वह जो है मौलिक अधिकारों को उस क्षेत्र में प्रतिबंधित कर सकती है जिस क्षेत्र में सैन्य कानून प्रभावी हो रखा हो। फिर से सुनो, भारत की संसद के द्वारा उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को स्थगित या सस्पेंड किया जा सकता है जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लगा हुआ हो। नहीं समझे? मैंने कहा जी देहरादून में अगर सैन्य कानून लगे और सैन्य कानून में ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति जो है अभी घर से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि बाहर जो है इंसर्जेंसीज है, अराजकता है, कर्फ्यू लग गया है, तो आप घर से बाहर ना निकलना। और मैं बड़े चौड़ में घूम रहा हूँ, बोल रहा हूँ नहीं जी मेरे पास तो मुक्त रूप से जो है विचरण करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के भीतर। तो ऐसे में मेरा वो राइट नहीं रह गया, क्योंकि मेरा वो राइट क्या हो गया है, मुझसे छीन लिया गया है, तो मैं वहाँ पर जो है नहीं कह सकता। कई बार सैलरीज टाइम पे नहीं आती है, ठीक है, स्टेट फंड से क्या होता है कि पैसा जो है समय समय पर नहीं आता है, तो आप उसके अगेंस्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकोगे। तो बस यहाँ इतना समझो 34 के भीतर अनुच्छेद 34 में कह रहा है कि सैन्य कानून के प्रभावी होते समय अगर संसद चाहे तो वो मौलिक अधिकारों को उस क्षेत्र में प्रतिबंधित या सस्पेंड यानी कि स्थगित कर सकती है कुछ समय के लिए। और सैन्य कानून क्या है, तो सैन्य कानून एक ऐसी स्थिति है जिसमें सेना के द्वारा बनाए गए कानून किसी भी क्षेत्र के सामान्य कानूनों पर प्रभावी हो जाते हैं। मतलब वहाँ का सामान्य कानून जीत जाएगा और सैन्य कानून जो है वहाँ पर जो सैन्य कानून है वो जीत जाएगा और जो पहले से सामान्य कानून है वो जो है लिमिटेड रहेगा। तो ये हमारे पास में अनुच्छेद 34 में लिखी हुई बातें हैं। अंतिम आर्टिकल वन लाइनर है फटाफट, अनुच्छेद 35। और अनुच्छेद 35 के भीतर आप जानते हैं इसमें क्या है, संसद के विशेष अधिकार है। किस चीज़ को लेकर अभी बता रहा हूँ, देखो। हाँ जी, हाँ पूछो। हाँ लिमिटेड भाई, मुझसे तो फंडामेंटल राइट लाइफ टाइम के लिए थोड़े ना छीन लिए जाएंगे जब तक वो सेना का कानून वहाँ पर लागू है। जैसे कल को कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी तो वैसे वो कानून हटा देंगे। तो सैन्य कानून यही होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मेरे से मेरा फंडामेंटल राइट छीन लेंगे, नहीं, उस समय तक जिस समय तक जो है सैन्य कानून प्रभावी है। अब सुनना, अनुच्छेद 35 में लिखा है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के विशेष अधिकार। मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद के विशेष अधिकार हैं। यानी कि वी कैन से दैट कि संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में कुछ स्पेशल क्या है, प्रोविजन से, स्पेशल पावर से, रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है और प्रभावी बनाना है तो संसद जो है कुछ मामलों में कानून बना सकती है, राज्य सरकारें नहीं समझे। अनुच्छेद 16 याद करते हैं। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्लॉज 3 में पता क्या लिखा है, ध्यान से सुना। क्लॉज 3 में लिखा है 16 में कि निवास के आधार पर संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है एम्प्लॉयमेंट के फील्ड को लेकर, लेकिन राज्य सरकार नहीं। हमने अनुच्छेद 35 में क्या पढ़ा कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है, संसद जो है एक्ट बना सकती है, जबकि राज्य सरकारें नहीं। जैसे आप लोग अनुच्छेद 17 याद करो, अनुच्छेद 17 में क्या था, अनटचेबिलिटी को रोकना था, यानी कि द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ना, छुआछूत को रोकना था। और छुआछूत को रोकने के लिए संसद ने 1955 में एक एक्ट लाया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट लाया था। यानी कि जो है वहाँ पर क्या था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया था, यस नो, जिसका नाम बाद में जो है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया था, वो अलग चीज़ है। तो ये कौन लाया था, सेंटर यानी कि संसद लाई थी, और इसका अधिकार संसद के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। मान लीजिए अनुच्छेद 22 को प्रभावी बनाना है तो अनुच्छेद 22 को प्रभावी बनाने के लिए संसद अधिकार लेगा। अनुच्छेद जो है 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने के लिए संसद के पास में विशेष अधिकार दिए गए हैं कि संसद कानून ला सकती है। अनुच्छेद 35 में सिंपल अर्थों में समझो, मैं वंस अगेन एक कॉमन अपने शब्दों में समझा रहा हूँ कि अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के पास कुछ विशेष अधिकार, विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो कि राज्य विधायिका के पास या राज्य सरकारों के पास नहीं होता है, और ये अनुच्छेद 35 के भीतर जो है लिखी हुई बातों में शामिल होता है।
ठीक है। कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के विशेषाधिकार, यानी कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि राज्य सरकारों के पास में नहीं मौजूद हैं, जो कि राज्य सरकारों के पास में नहीं मौजूद हैं। ये हमारा क्या था, अनुच्छेद 35 में लिखी हुई बातें थी। क्या अनुच्छेद 35 यहाँ तक में समझ में लगा है कि नहीं? श्योर ऑल ऑफ यू? तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, इनको यदि प्रभावी बनाना है तो भाई ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कौन रखेगा? ये अधिकार हमारी संसद रखेगी, कोई और नहीं। तो ये सारे जो हमने लॉज, ये सारे जो हमने रूल्स, सारे जो हमने बातें की हैं, वो किस चीज़ को लेकर है? वो है हमारा अनुच्छेद, वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो ये आज हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो होता है कंप्लीट। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम? अब एक काम सुनो, अच्छा कल क्या है? सैटरडे। कल टेस्ट देने आना है कि नहीं आना है? आना है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पॉलिटी के सेशन में आएंगे तो पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स का एक टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट करूंगा, ठीक है, पीपीटी के थ्रू मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा। और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को, तो गुरुवार को जब हम लोग मिलेंगे तो एक जो है पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का हमने टेस्ट करना है, ठीक है। हो सकता है उससे पहले अगर कोई क्लास हमें फ्री मिल जाए तो उस फ्री क्लास में हम लोग कर सकते हैं, वरना वहाँ पर हमारा टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत मायने रखती है। कुछ और चीज़ पूछना है, कोई और बात शेयर करनी है तो बताओ जल्दी से। जी नहीं, मार्शल लॉ, अब उसमें भी जो आपने वो कंडीशन पूछी ना, आपने थोड़ा सा उसमें अप्सपा वाला ऐड कर लिया। अप्सपा का नाम सुना है आप लोगों ने? अप्सपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल जो एक्ट आता है, अप्सपा आता है ना हमारे पास में, ठीक है। अप्सपा के तहत क्या होता है कि अप्सपा में सैनिकों को ये जो है पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप जो है अराजकता को रोकने के लिए स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, हायर अथॉरिटी का वेट नहीं करना है। नागालैंड में अप्सपा होता क्या है ऐसे कंडीशंस में? लाइट चली गई।